दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस खंड में हम वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोडीजल तथा हरित ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन देखिए, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और सौर ऊर्जा। तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा ये सभी प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है और ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है। और आप जान लीजिए पृथ्वी पर जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। तो सही उत्तर है यूरेनियम। दोस्तों पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनका प्रयोग कर लेने के बाद इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या चंद्रमा? तो सही उत्तर है सूर्य। दोस्तों पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। इसमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अगले प्रश्न पर आते हैं, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा। दोस्तों जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत जो है जल विद्युत ऊर्जा, जिसमें दीर्घ और लघु विद्युत ऊर्जा थी जब ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन वर्तमान में जनवरी 2023 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपको बताना है परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला या गोबर? तो सही उत्तर परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी। दोस्तों ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, जर्मनी या विश्व बैंक का? तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ का। दोस्तों आप जान लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषक कारक है, न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत असर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने, सस्ती, विश्वसनीय और देखा जाए सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट या एनर्जी क्राइसिस से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने के खतरे को ऊर्जा संकट नाम दिया गया है। अब आइए दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में जान लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पन बिजली तथा बायोमास प्राकृतिक संसाधन ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं।
इसी तरह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। और आप जान लीजिए 31 जनवरी 2023 तक देश में सौर, पवन, बायोमास और लघुपन बिजली की स्थापित क्षमता का 29.53% है। कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,11,648 मेगावाट के बराबर है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 36,893.83 मेगावाट के बराबर है। पवन ऊर्जा के द्वारा 41,983 मेगावाट, जैव ऊर्जा के द्वारा 10,732.86 मेगावाट और लघु बिजलीपन बिजली के द्वारा 4,939 मेगावाट ऊर्जा का योगदान प्राप्त होता है। पहले प्रश्न पर आते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर देखिए जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक थी? तो सही उत्तर है दोस्तों पवन शक्ति। तो यहाँ पर देखिए 31 जनवरी 2023 तक देश में सौर, पवन, बायोमास और लघुपन बिजली या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता कुल स्थापित क्षमता का 29.53% है। और आप देख सकते हैं इसमें कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,11,648.60 मेगावाट है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 63,893.83 मेगावाट के बराबर है, यानी सौर ऊर्जा का जो है योगदान बहुत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है दोस्तों, आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपको बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास या मिट्टी का तेल? तो सही उत्तर है बायोमास। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक क्रिया के द्वारा लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा और बायोमास आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या बायोगैस? तो अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है। तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो सही उत्तर है तापीय ऊर्जा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में तापीय ऊर्जा का प्रमुख संयंत्र है। अब आइए वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? देखिए परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा? तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में जो है सर्वाधिक उपयोग की जाती है। और आप जान लीजिए सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी के जीवन पर अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहां पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। ये वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा। अगला है, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो आसान सा प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। अगला है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? देखिए पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या सौर सेल? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सौर सेल। दोस्तों सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद और नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण और प्रदूषण अवश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर सौर सेल हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा रूप है इसमें देखिए प्रदूषण की समस्या या पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से आपको बताना है कि कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा या कोयला ऊर्जा? तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? देखिए, सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, जल विद्युत शक्ति या अपशिष्ट से अर्जित? तो सही उत्तर है सौर शक्ति। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर 70% सब्सिडी प्रदान करता है और राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, इसको 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। और दूसरा है, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा कथन गलत है, केवल एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहा जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और UN के तत्कालीन महासचिव वान की मून की उपस्थिति में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देने वाले घरेलू अंश आवश्यकता यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने के लिए जो है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो पद है वो प्रयोग किया गया है। और आप जान लीजिए, घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर नीति का नाम दिया गया है, लॉन्च किया गया था। और इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं के लिए देश में निर्मित सौर उपकरणों और बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण या सौर कुकर पर 30% का अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ISA का जो गठन है वो भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 तक ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। इसका दूसरा सम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में, और तीसरा सम्मेलन वर्चुअल तरीके से 14 से 16 अक्टूबर 2020 में संपन्न हुआ। और आप जान लीजिए, चौथे 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने हाल में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर है इसमें एशियाई विकास बैंक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक से के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। आप याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने 10 मार्च 2018 को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम, हरियाणा में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। देखिए, भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। पहला है आवासीय भवनों को गर्म पानी आपूर्ति करने के लिए। दूसरा है लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल की पूर्ति करने के लिए। तीसरा है सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। और चौथा है कुछ गांव और छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था करने के लिए। तो ये अभी सही नहीं है। 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन कौन सा है? तो ये है कोच्चि
केरल में है दोस्तों। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि केरल में है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्वीकृत किया है। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के पास करीब 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया था, जिसके लिए यहाँ 45,150 सोलर पैनल लगाए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला है? तो ये है सूरत। 26 मार्च 2018 को दोस्तों सूरत गुजरात में 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला बना है। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दीव है। 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बन गया था। दीव में 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये है दीव। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, और केरल में पूर्णतः सौर शक्ति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इसके अलावा गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई और प्रकाश बोल्टी परियोजना है। तो इसमें से केवल 2 आपका सही है। केरल में पूर्णतः सौर शक्ति संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप देख लीजिए, भारत में स्थापित विशालतम सौर पार्क राजस्थान के भालदा में है, लेकिन 12 जुलाई 2021 को एनटीपीसी की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खवाड़ा के कच्छ के रण में 7,450 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिली है, और ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। केरल का कोच्चि या कोच्चिन हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर भी चालू किया है। वहीं इसके अतिरिक्त 15 मेगावाट अगस्त 2021 तक चालू किया गया है। इसके अलावा रामगुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या आईएसए का सचिवालय वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है मुख्यालय स्थित है। अगला है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 100 गीगावाट। दोस्तों 2015 में भारत सरकार द्वारा 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न संख्या 21 है आपका। देखिए, भारत प्रकाश वोल्टी इकाइयों में प्रयोग आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही नहीं है। और सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें न तो एक सही है और ना ही 2। आप देख लीजिए दोस्तों, 2016 आईटीए सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेपर्स के उत्पादन में 11वें स्थान पर है। पहले 3 स्थानों पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और निष्पादन करना है। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाता है। अब आइए दोस्तों, देखिए बायोडीजल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बिल्कुल सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, सही नहीं है।
जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका जैव ईंधन के संबंध में सही नहीं है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन, डीजल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है, विकल्प बी आपका सही नहीं है। और जान लीजिए जैव ईंधन जेट्रोफा से बनाया जा सकता है। करंज, महुआ और नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान जो है अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो यहाँ पर देखिए जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पी पादपों की प्रजाति का एक पौधा है जो सूखे और विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। ये ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिनमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग के लिए बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? देखिए जेट्रोफा, मक्का, पैंगोमिया या सूरजमुखी। तो सही उत्तर है मक्का। दोस्तों मक्का की खेती जो है वो एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पैंगोमिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय या सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला है कि नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गलत है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं, तो ये भी गलत है। केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए। और आप देख लीजिए दोस्तों, ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात में है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसीय कारक में लकड़ी तथा लकड़ी वाले बायोमास का प्रयोग किया जाता है, जैसे नारियल का आवरण, मूंगफली के छिलके और धान की भूसी इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरा समझकर फेंक दिए जाते हों। इस तरह से उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में डीजल की जगह किया जा सकता है। आप जान लीजिए बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जो है जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। ये रासायनिक बंध प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं, इसलिए बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जैविक ईंधन के उत्पादन के लिए जो जेट्रोफा, करंज अथवा पैंगोमिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो आप जान लीजिए भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पैंगोमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है, बिल्कुल सही है। और पैंगोमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिससे लगभग आधा ओलेइक अम्ल होता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए पैंगोमिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पैंगोमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलेइक अम्ल होता है। इस कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो ये है स्पाइस जेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कंपोस्ट के संबंध में। देखिए इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही है। गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ये सही नहीं है। और निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सी जो है आपका सही नहीं है कंपोस्ट के संबंध में। अब आइए दोस्तों हरित ईंधन या ग्रीन फ्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं।
पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखिए डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल। तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है दोस्तों। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा 150 जूल प्रति किलोग्राम प्रति ग्राम ऊर्जा उन्मुक्त होती है। अपने उच्च बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 4 है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। पाइन, करंज, फर्न या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं और इसका प्रयोग हरित ईंधन के उत्पादन में होता है। हरित ईंधन के रूप में एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ जैसे गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल आदि का स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन, करेंज, फर्न से भी किण्वनीकरण करके एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। गन्ने की खेती के द्वारा भी बायोडीजल बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध जो है ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। तो ये आपका सही नहीं है। तो एक केवल आपका सही है, देखिए केवल एक। आप जान लीजिए फ्यूल सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, न कि दहन के द्वारा। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप में संयोग करके विद्युत धारा, ऊष्मा और जल का उत्पादन करता है। ईंधन में निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। विद्युत सेल से दोस्तों विद्युत दिष्ट धारा के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारी स्रोत समझी जाती है, क्यों। तो ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं, सही है। और तीसरा है ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल यानी सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के बारे में। अगला प्रश्न है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं, आपको बताना है। देखिए शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो ये गलत है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा शैवाल आधारित ईंधन के लिए। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2011 बारे में। ये पुराना प्रश्न है दोस्तों, जो है जैव मूल एस्फाल्ट या बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई थी, इसका क्या महत्व है। तो ये प्रश्न इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बायो एस्फाल्ट या जैव मूल एस्फाल्ट का क्या महत्व है। पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है, बिल्कुल सही है। बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है, बिल्कुल सही है। और बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है।
ये गलत है। बायोएस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है, सही है। और बायोएस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। तो 1, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य सिक्किम है, पूर्वोत्तर का राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। तो सही उत्तर है, सिक्किम भारत का राज्य है जो 100% जैविक राज्य बना है। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में और निर्देश के अधीन कार्य करता है, सही नहीं है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और सिक्किम भारत का पूरी तरह जैविक राज्य बन गया है। तो 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों विविध प्रकार के प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे कौन से हैं। तो देखिए, वायु, मृदा और जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों और जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। आप जान लीजिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों और जंतु समूह को क्षति पहुंच सकती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें देखिए, कथन है कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में जो है अंशदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। और कोयले के जलने पर ही कार्बन डाइऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, तो ये भी सही है। लेकिन केवल कोयले के जलने पर ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ये सही नहीं है। तो आप देख लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में दोस्तों किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी तट। तो सही उत्तर है गंगा डेल्टा। दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हिमालय, खंबात की खाड़ी, सोनाटा यानी सोन नर्मदा तापी बेसिन, पश्चिम घाट गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सम्मेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, खनिज ये समाप्त होने योग्य हैं, आप देख लीजिए। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस, दोस्तों बायोगैस जो है आप देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है और वन अपरोपण से वर्षा प्रभावित होती है। तो 3, 4, 2, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं तथा वन अपरोपण या वनों की कटाई से वर्षा में कमी आती है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा ये पारंपरिक स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये गैर पारंपरिक स्रोत हैं। तो यहाँ पर 2 विकल्प दे दिया है, कोयला और जो नाभिकीय ऊर्जा है। एक तरह से देखा जाए तो सीधे सीधे मोटे तौर पर कोयला जो है ये पारंपरिक स्रोत है, लेकिन जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं उसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने वैकल्पिक ऊर्जा और उसके विभिन्न टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है।
जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।